देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा अपना ये टॉपिक। थोड़ा सा है बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और एक बार और एक्सप्लेन कर दूं मैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिस इज द मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस है, और जब यहाँ पर सुइटेबल एनर्जी की रेडिएशन इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाई नॉट। व्हाट इज फाई नॉट? वर्क फंक्शन, है ना। ये मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस के लिए जो वर्क फंक्शन है, दिस इज वर्क फंक्शन। फाई नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे आप? h इंटू एफ नॉट या फिर एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच सी का जो प्रोडक्ट है इट इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन, आप इसको यूज करना। एफ नॉट क्या है बेटा? यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो सभी सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे हैं जो हम पूरा पढ़ते आए हैं, ठीक है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। एच सी की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखो, एच और सी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है। एच और सी का जो प्रोडक्ट, इसको डायरेक्ट आप इस तरह से याद रखो। एफ नॉट क्या है यहाँ पे? इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट क्या है यहाँ पर? लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। H is Planck constant 6.6 10 to the power minus 34 joule second, and C is speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो या तो E greater than equals to ये होना चाहिए, या फिर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और वेवलेंथ लेस देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होना चाहिए। तो मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन की ये कंडीशन है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है ये किससे ज्यादा होनी चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर मेटल सरफेस के ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये मेटल सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस रेंज पे होती है? 0 से लेकर के मैक्सिमम की रेंज तक होती है। तो ये डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो गया था, मैंने एक रिवाइज आपको करवाया यहाँ पे। देन बाय आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या यूज किया यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज किया। एंड वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन प्लस एच अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे के ई का मतलब क्या है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। के ई का मतलब इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे ये H इज सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, दिस इज अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब यहां से जो रेडिएशन आती है, रेडिएशन की एनर्जी किस तरह से यूज होती है यहाँ पे? एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे, जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है। दूसरा, वर्क फंक्शन के अगेंस्ट में उनको वर्क करने के लिए एनर्जी का यूज होता है, और तीसरा अदर फॉर्म यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं H को हटा दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर से H को हटा देता हूं, भाई हमको ये H नहीं चाहिए, तो फिर जो एनर्जी की इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल बी के ई मैक्सिमम
प्लस वर्क फंक्शन बन जाता है। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं के ई मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस वर्क फंक्शन। ये एक ही फार्मूला यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक ही फार्मूला है। इसका डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो गया है, बस मैं एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ यहाँ पे रिवीजन के लिए, ठीक है। एंड अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम या के ई मैक्सिमम, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे, this is maximum kinetic energy, it is E into V naught आप लिख दो, या फिर half of mass of electron into V maximum का स्क्वायर आप लिख दो। इसमें ये V naught क्या है, it is stopping potential, ये V naught क्या है यहाँ पे, it is stopping potential। ये stopping potential क्या होती है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एंड E को आप क्या क्या लिख सकते हो, इट इज आइदर hc बाई लैम्डा या फिर hf आप लिख सकते हो। फाई को क्या लिख सकते हैं अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये हमारी जो पिछली क्लासेस थी, 2 क्लास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, उन पे इन इक्वेशंस का डिस्कशन ये सब है क्या, ये पूरा हो गया था। मैंने एक बार और रिवीजन दिया इसका, ठीक है। समझ गए इतना ये? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। इसमें यही एक ही फार्मूला है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही फार्मूला है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, E माइनस फाई नॉट के इक्वल, या E इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम प्लस फाई नॉट। फाई नॉट क्या बेटा, यहाँ पे वर्क फंक्शन। अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो एक ही यही बस फार्मूला यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिया। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इस ग्राफ की स्लोप बताना क्या होगा। देखो एक ग्राफ मैंने यहाँ पे लिया, फर्स्ट नाउ द ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ प्लॉट किए, इधर पे फ्रीक्वेंसी आपने लिया हर्ट्ज में और इधर पे आपने लिया के मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके जो ग्राफ आते हैं अलग अलग मेटल के लिए, ये स्ट्रेट लाइन आते हैं, ये इस तरह से ग्राफ आएंगे। अलग अलग मेटल के लिए स्ट्रेट लाइन आएंगे। ये मेटल ए है, मान लो ये मेटल बी है। नाउ दीज आर टू डिफरेंट मेटल। इसके लिए फ्रीक्वेंसी एफ बी नॉट, इसके लिए एफ ए नॉट, और ये जहां पर ये वैल्यू आएगी, ये किसको डिनोट कर रही है, यहाँ पे वर्क फंक्शन को डिनोट करती है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट आप इसको बोल सकते हो। तो के मैक्सिमम ये है ना आपके पास फार्मूला, के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई नॉट, और के मैक्सिमम ई की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, एच एफ माइनस फाई नॉट, बराबर है। तो ये डायरेक्ट आप यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करोगे, तो ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेप्ट हो गया, ये किसके लिए इंटरसेप्ट हो गया माइनस पाई नॉट ए, और ये इंटरसेप्ट हो गया माइनस पाई नॉट बी, वर्क फंक्शन। तो ये मेटल ए का वर्क फंक्शन यहाँ पे पता चल रहा है, और यहाँ पे ये मेटल बी का वर्क फंक्शन है। अब बात कर ले हम इसकी स्लोप की, तो स्लोप किसकी इक्वल आ रहा है यहाँ पे बताओ जरा, स्लोप किसकी? प्लैंक्स कांस्टेंट। स्लोप इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट ना। ये कंपेयर करो डायरेक्ट, ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो स्लोप है मेटल्स के लिए, इनकी जो स्लोप आएगी tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट। सो रिमेंबर दिस। आप एक और अगर मेटल सी भी हम ले लें तो स्लोप एक जैसी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्लोप है tan थीटा इज इक्वल्स टू h, h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, ध्यान रखना, सीधा सीधा ग्राफिकल स्टडी से। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, और इसमें जो स्लोप है उसको आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है।
अब दूसरा ग्राफ हम देखते हैं किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो जो दूसरा ग्राफ है यहाँ पे, नाउ सेकंड ग्राफ, इट इज बिटवीन V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। व्हाट इज V नॉट हियर? इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो K मैक्सिमम is equals to E into V naught होता है, and that is equals to E minus phi naught. This implies that V naught is equals to E upon E minus phi naught, और this is the stopping potential, it is HF upon E माइनस कितना जाएगा, ये phi naught के बराबर आएगा ये, ठीक है। तो ये ग्राफ भी कैसा मिलेगा बेटा, यहाँ पे ये ग्राफ भी कैसा आएगा, अगेन इट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये y इक्वल्स टू mx प्लस c आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो e की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, e इज hf डिवाइडेड बाय e माइनस फाई नॉट, और अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो h अपॉन e माइनस फाई इंटू एफ माइनस फाई नॉट, तो ये ग्राफ भी कैसा मिलेगा यहाँ पे, इधर पे फ्रीक्वेंसी आप ले लो हर्ट्ज में, और इधर पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लो आप वोल्ट में। तो इसका भी जो ग्राफ है ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये ग्राफ भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ की जो स्लोप आएंगी ये कितनी रहेगी, यहाँ पे इट इज 1 मिनट, यहाँ पे कितना बचेगा, ये फाई नॉट अपॉन ई, ठीक है। अरे समझ गए कि नहीं, e माइनस फाई नॉट होल डिवाइडेड बाय e, तो ये किसके बराबर आएगा यहाँ पे, फाई नॉट a अपॉन e, एंड दिस इज माइनस फाई नॉट b अपॉन e, ओके। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगी, अभी कंपेयर कर लो स्लोप के लिए, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल आएगी, h अपॉन e के इक्वल आएगी। तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे जो स्लोप आपको मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी, h अपॉन e के बराबर मिलेगी, ठीक है। अरे समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए? सर। तो ये दोनों मेटल के लिए, ए और बी दोनों, दो मेटल अलग अलग, आपने दो मेटल लिए, दोनों के लिए जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू फाई नॉट डिवाइडेड बाय ई हियर। तो ये ग्राफ है, आप इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर अगर करते हो तो देख सकते हो स्लोप किसके इक्वल है, यहाँ पे h अपॉन ई, और यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो k मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो किसके बीच में है, स्लोप किसके इक्वल है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। तो पहले वाले ग्राफ में स्लोप प्लैंक कांस्टेंट है, दूसरे वाले में जो स्लोप है वो h अपॉन ई के इक्वल है। तो कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं आपके, ठीक है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो सर, पेज नंबर मेंशन कीजिए ना वहाँ। हाँ 1 मिनट, दिस इज पेज नंबर 2, एंड सर वो मेटल बी था ग्राफ, सेकंड ग्राफ में सर। हाँ यहाँ पे मेटल बी है ये, ठीक है, ओके, समझ गए इतना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, हो गया डन, हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। Now this is page number 3.
ठीक है, पेज नंबर 3। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे फाइंड K मैक्सिमम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इफ वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जो रेडिएशन आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, ठीक है, जो रेडिएशन आप यूज कर रहे हो फॉर फर्स्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फर्स्ट, इसकी वेवलेंथ, एक की वेवलेंथ आपने कितना लिया, 2000 एंगस्ट्रॉम। एक की वेवलेंथ आपने 2000 एंगस्ट्रॉम लिए, 1 मिनट, इट इज 3.2 एंड दूसरे वाले की वेवलेंथ आपने कितना लिया यहाँ पे, 8000 एंगस्ट्रॉम लिए। ठीक है, तो दो रेडिएशन है, एक मेटल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, उस मेटल के लिए वर्क फंक्शन कितना है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पहली वाली रेडिएशन 2000 एंगस्ट्रॉम की, दूसरी वाली रेडिएशन 8000 एंगस्ट्रॉम की है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द मेटल, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है इट इज 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये रेडिएशन यहाँ पे पड़ रही है, एक है λ1, एक है λ2, समझ गए। तो अब इनसे जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, तो सबसे पहले तो आप क्या कैलकुलेट करो यहाँ पर ना, इसके सॉल्यूशन में आप पहली वाली रेडिएशन की एनर्जी निकालो, Sc बाई लैम्डा, इट इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2000 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल, ये 2 जीरो और चले गए, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये इट इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और दूसरी वाली रेडिएशन दिस इज Hc अपॉन λ2, ये 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन, शॉर्टकट है ये एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो आप पूरा उलझ जाओगे, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। λ2 कितना है, इट इज 8000 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इट इज 12.4 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3.2, और फिर कितना बचेगा यहाँ पे, इट इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड वाली रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। तो अभी मुझे ये बताओ, ये सेकंड वाली रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, सेकंड वाली रेडिएशन नहीं करेंगी। सेकंड वाली रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर पाएगी या नहीं, नहीं होगी ना, अरे होगी कि नहीं होगी, सेकंड वाली रेडिएशन से नहीं होगी सर। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सेकंड वाली रेडिएशन की एनर्जी उस मेटल के वर्क फंक्शन से कम है ना, वर्क फंक्शन से कम है। नाउ इट इज लेस देन वर्क फंक्शन, तो दिस इज द मेटल। इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो सिर्फ इससे हो पाएगा, दिस इज ओनली फॉर λ1 के लिए, एंड λ2 इट does not emit photoelectron, it does not emit photoelectron, ये फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं कर पाएगी। कौन सी वाली, λ2, सिर्फ λ1 कर पाएगी। तो अब आप क्या कर दो, यहाँ पे इसका जो कैलकुलेशन है आप सीधे आइंस्टीन इक्वेशन यहाँ पे यूज कर लो, एंड आइंस्टीन इक्वेशन देयरफॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस पाई नॉट, ठीक है, इसका यूज कर लो। सो देयरफॉर K मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E1 माइनस पाई नॉट, E1 की एनर्जी कितनी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया ये, इट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो K मैक्सिमम for λ1 is equals to 3 electron volt, and therefore its work function K maximum किसके बराबर होता है, EV नॉट है, तो ये है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू
E into E नॉट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर लैम्डा 1 इज 3 वोल्ट। तो जो फर्स्ट वाली रेडिएशन है इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट है। और सेकंड वाली रेडिएशन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, सेकंड वाली रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? सेकंड वाली रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट वाली रेडिएशन से होगा। कैलकुलेशन देख लो, अभी मैं रुका हुआ हूं, फिर कोई डाउट है तो पूछो। अभी कैलकुलेशन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, कोई डाउट है तो पूछो अभी। कैलकुलेशन देखो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो फिर। हाँ, सर ले लिए स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है तो पूछो अभी। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी निकालने के बाद में वर्क फंक्शन को देखो। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। और इस तरह से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक और पार्ट पूछ लेता, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये तो निकाल लिए। मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालोगे फोटो इलेक्ट्रॉन की? मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालोगे सर? हाँ सर के मैक्सिमम में 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे ना? नहीं ना, ये कितना दिया हुआ है? यस सर, यस सर। वर्क फंक्शन कितना दिया? 3.2 दिया ना, 1.6 थोड़ी दिया। 1.6 तो एनर्जी है, कौन सी वाली रेडिएशन की एनर्जी है? E2 की, लैम्डा 2 की, सेकंड वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है, और उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो उसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। कोई डाउट किसी को? किसी को No, कोई sir. डाउट इस पे है क्या? नो सर। नो सर। तो इसके क्वेश्चन बस इसी टाइप के होते हैं, एक ही फार्मूला, मतलब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैलकुलेशन वाले पार्ट का। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये देखना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये डिटेक्टर है, ये निकिल क्लोराइड क्रिस्टल है। यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये सब उसके कारण जो बीम है, डिफ्लेक्टेड बीम है इलेक्ट्रॉन की,
ये डिटेक्टर है और जो इंटेंसिटी है उसकी डिटेक्टर उसको मेजर किया जाता है। ग्राफ में लेते हो उसको, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम, डेविसन। ये इसको पढ़ते आना, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। ये एक निकल क्रिस्टल रखा हुआ है, एक डिटेक्टर है, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है ना। ये सर्कुलर स्केल है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ये एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराते हैं निकल क्रिस्टल पे।
ओके, तो अभी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट हेडिंग, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 4 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया ना? Yes, sir. यस सर। Now this is page number 4 and the heading is Davison Germer experiment। अब इस एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का? ये एक्सपेरिमेंट पार्टिकल के वेव नेचर को जस्टिफाई करता है, या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का, मतलब डी ब्रॉगली वेव का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो इस एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज experimentally verified wave nature of particle और डी ब्रॉगली वेव का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ था? जो एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दूं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस में एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिया? एक निकेल क्रिस्टल लिया। सपोज दिस इज द निकेल क्रिस्टल, दिस इज निकेल क्रिस्टल, एंड यहाँ पे एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें स्ट्राइक कराई जाती है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन। और फिर यहाँ पे इसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए एसिलरेटर यहाँ पे लगा देते हैं। दिस इज द एसिलरेटर। ये एक एसिलरेटिंग प्लेट है और एसिलरेटिंग वोल्टेज, मतलब यहाँ पे एक हाई वोल्टेज ये इस पे लगा देते हैं यहाँ पे। दिस इज हाई वोल्टेज, हाँ, ये हाई वोल्टेज यहाँ पे लगा देते हैं। और दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन हियर, ये इलेक्ट्रॉन गन है। और फिर ये जो अपैरेटस होता है आपका पूरा, ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर आप रख देते हैं यहाँ पे इतना पूरा। एंड दिस इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आपका डिटेक्टर लगा होता है। दिस इज डिटेक्टर, और ये क्या है यहाँ पे? दिस इज डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोल रहे हैं आप? दिस इज द एसिलरेटर, मतलब हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाया जाता है। तो ये एसिलरेटर है। और ये क्या हो गई यहाँ पे? दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एमिट होते हैं। ये एसिलरेटर है जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाया जाता है। तो अब इनके इंपॉर्टेंस समझ लो। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द फिलामेंट करंट आई, ये फिलामेंट करंट है और ये एसिलरेटर है, या जिसपे आपने हाई वोल्टेज लगाया है। इनका फंक्शन क्या है? फिलामेंट करंट अगर बढ़ाओगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड, या इलेक्ट्रॉन ये जनरेट कर रही जो फिलामेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे।
और एक्सीलरेटिंग वोल्टेज को अगर आप बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन बीम की। ये एक्सीलरेटर है, कॉलीमेटेड बीम, मतलब एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पास कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सीलरेटर होता है ना, नाउ दिस एक्सीलरेटर will increase the energy of electron beam, and therefore it controls the wavelength. ये किसको कंट्रोल करता है? अल्टीमेटली वेवलेंथ को कंट्रोल करता है। और जो फिलामेंट करंट है आई, इलेक्ट्रॉन गन, ये जो फिलामेंट करंट है यहाँ पे I, this is the filament current. It controls the intensity. ये किसको कंट्रोल करता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम को। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये फिलामेंट करंट ये इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, और ये जो एक्सीलरेटर लगा होता है ये इलेक्ट्रॉन बीम की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करता है, मतलब अल्टीमेटली इट कंट्रोल्स द वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पर ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे डिटेक्टर में डिटेक्ट करते हैं। दिस डिटेक्टर कैन बी अ गैल्वेनोमीटर, या फिर कोई एक स्क्रीन लगा दो आप। तो जब ये एनर्जेटिक बीम ऑफ पार्टिकल निकल क्रिस्टल में स्ट्राइक करते हैं तो डिफरेंट एंगल पे क्या होते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं यहाँ पे डिफरेंट एंगल पे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये जो हाई वोल्टेज है इसको आप कहां से कहां तक ले सकते हो? दिस इज टेकन फ्रॉम 40 वोल्ट टू 60 वोल्ट की रेंज तक आप इसको वेरी करते हो, ठीक है ना। इसको आपने फिक्स कर दिया, और फिर अब यहाँ पे डिटेक्टर में आप इन डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम को ऑब्जर्व करते हो। तो थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है, तो हर एक एंगल पे जो डिफ्रैक्शन आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, मतलब कोई पीक नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे इंटेंसिटी सभी जगह पे कैसी मिलनी चाहिए? सेम मिलनी चाहिए। अगर ये तो पार्टिकल है भाई, लेकिन ये उल्टा हुआ यहाँ पे, इस सभी एंगल पे जो इंटेंसिटी है इनकी, है ना, या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्रैक्टेड होके आ रहे हैं वो उनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, और एक पर्टिकुलर एंगल और पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये जो पीक मिली ये ज्यादा मिली। और ये जो पीक मिलती है जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, या तो आप यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दो या फिर आप स्क्रीन लगा दो, तो स्क्रीन में बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपको दिखाई देता है जैसा वेव के डिफ्रैक्शन में होता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पे होता है, बिल्कुल वैसे ही कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है ना। अगर कोई स्क्रीन लगा दी आपने, बेरियम सल्फाइड का यहाँ पे स्क्रीन ले लिए जो फ्लोरोसेंट शो करता है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल और पर्टिकुलर वोल्टेज पे वहां पे ज्यादा पीक मिलती है, और बिल्कुल डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको यहाँ पे ऑब्टेन्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है जिसको हम पार्टिकल बोल रहे हैं, यहाँ पे किसका काम कर रहा है? यहाँ पे वेव का काम कर रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है किस चीज के लिए? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के लिए, या फिर ये डी ब्रॉगली वेव को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है। एंड नाउ द ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट एंगल, ठीक है, एंड डिफरेंट वोल्टेज के लिए। जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया, यहाँ पे आपने इसको 90 डिग्री तक लिया, तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे कुछ मिल रहे थे यहाँ पे, ये ऐसे कुछ, ये अलग अलग आप प्लॉट करोगे तो जो पीक मिलती है इसकी, ये कितने डिग्री के लिए? 50 डिग्री एंड 54 वोल्ट जब आपने सेट किया तो ये 50 डिग्री पे अचानक आपको क्या मिलती है? ये पीक मिलती है इंटेंसिटी की, ठीक है। तो आपको इस पे नहीं जाना, यहाँ पे बस आपको ये डेटा ध्यान रखना है। एंड जब आप वेवलेंथ मेजर करते हो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज गिवन बाय √150 डिवाइडेड बाय v वोल्ट, ठीक है। तो आपका आंसर किस में मिलता है बेटा? ये एंगस्ट्रॉन में मिलता है। तो ये जो पीक आई यहाँ पे, इट इज √150 डिवाइडेड बाय 54। तो इसको सॉल्व करने पे अब ये मुझे जो बुक में डेटा दिया हुआ है वही डेटा हम लोग भी यहाँ पर यूज करेंगे।
ठीक है, जो बुक में डेटा दिया हुआ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, वही डेटा हम लोग भी यहाँ पे अब यूज कर लेंगे सीधा सीधा। उसमें सर बुक में 0.167 न्यूटन मीटर दिए। कितना बेटा? 0.167 नैनोमीटर। हाँ, 0 पॉइंट। तो एंगस्ट्रॉन कर दूं इसको, 1.6 हाँ सर। एंगस्ट्रॉन बराबर। ये 54 वोल्ट के लिए, मतलब ये इसके लिए आया। और जब आपने इसका एक्सरे लेकर डिफ्रैक्शन किया, आपने एक्सरे बीम इस निकल क्रिस्टल पे डाले, एक्सरे बीम, तो उससे जब आपने मेजरमेंट लिया एक्सरे बीम का, तो जो डिस्टेंस आता है यहाँ पे एक्सरे बीम के लिए, उसकी वैल्यू इसी के आसपास मिलती है। ठीक है ना, वो अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये एक वेवलेंथ आपने मैथमेटिकली डी ब्रॉगली इक्वेशन से जब आपने मेजर किया तो 1.67 आया। और डिफ्रैक्शन टेक्निक मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जब आपने मेजर किया क्रिस्टल स्पेसिंग को लेके, ठीक है, तो वहां पर जो कैलकुलेशन मिले इसके डी ब्रॉगली ब्रैग्स इक्वेशन से, वो 1.65 एंगस्ट्रॉन के आसपास आए। मतलब दोनों वैल्यू बहुत पास में थी, और इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे किसके कैरेक्टर को शो कर रहा है, वेव कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो आपको मोटी मोटी बातें यहाँ पे ध्यान रखना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या मोटी मोटी बातें ध्यान रखना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये डी ब्रॉगली वेव को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है, ठीक है, या पार्टिकल के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है। उसके बाद छोटी छोटी बातें और ध्यान रखना, जो एसिलरेटर होता है वो किसको कंट्रोल करता है, एसिलरेटर वहां पे एसिलरेटर विल कंट्रोल द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। फिलामेंट करंट किसको कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। और जो पीक मिली आपको वो कहां पर मिली, 54 वोल्ट और 50 डिग्री के एंगल के लिए। समझ गए, डिफ्रैक्शन एंगल 50 डिग्री के लिए। अरे समझ गए कि नहीं? सर वो वेव नेचर वेरीफाई कैसे, वो एक बार फिर से बता दो। हाँ, वेव नेचर वेरीफाई कैसे हुआ, ये तो आपका इससे निकाल लिया आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन से। समझ गए, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन से आया कितना, 1.67 एंगस्ट्रॉन। तो अब मैं यहाँ पे ब्रैग्स इक्वेशन ले रहा हूँ निकल क्रिस्टल। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर बता रहा हूँ अभी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? सर। देखो वेव नेचर इस तरह से वेरीफाई हुआ कि ये निकल क्रिस्टल प्लेन्स हैं, दीज आर द क्रिस्टल प्लेन ऑफ निकल। तो जब यहाँ पर ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है, ये स्ट्राइक करके ऐसी जाएगी, ये यहाँ से आएगी, ये इस तरह से जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है दो क्रिस्टल प्लेन के बीच में, ये इसकी वैल्यू नाउ इट इज obtained from एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये डिस्टेंस आपने मेजर कर लिए। समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं? और ये एंगल कितने का आपका, 50 डिग्री का। तो ये आधा एंगल कितने का आएगा, 25 का। ठीक है,
तो जो ग्रेजिंग एंगल आएगा ये कितने डिग्री का रहेगा यहाँ पे, इट इज ऑफ 65 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे ब्रैग्स इक्वेशन यूज किए, ब्रैग्स इक्वेशन 2d इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन से d की वैल्यू पुट किए और साइन 65 डिग्री जब आपने पुट किया तो यहां से जब आपने वेवलेंथ मेजर किया तो इट इज 1.65 एंगस्ट्रॉन के आसपास आई। एंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां से जब आपने मेजर किया 150 डिवाइडेड बाय v वोल्ट एंगस्ट्रॉन, तो ये आंसर यहाँ पे कितना मिला, 54 वोल्ट को लेके आपने जब कैलकुलेशन किया तो ये 1.67 एंगस्ट्रॉन आई। तो ब्रैग्स इक्वेशन बेसिकली डायरेक्ट डिफ्रैक्शन के लिए रूल है ना, वेव के लिए। ये जो ब्रैग्स इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा अभी बताया नहीं आपको। तो यहाँ पर ब्रैग्स इक्वेशन से जो वैल्यू आई वेवलेंथ की और डायरेक्ट डी ब्रोगली से जो वेवलेंथ आपको मिली, ये दोनों वैल्यू कैसी हुई, मैच करी, या दोनों वैल्यू आपकी सिमिलर आई। तो फिर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि दोनों तरीके से वेव नेचर देखते हुए भी मतलब वेव टेक्निक से भी वही वेवलेंथ मिल रही है और डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है उससे भी वही वैल्यू आ रही है, लगभग सेम वैल्यू आ रही है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो किसका काम कर रही है, यहाँ पर वेव का काम कर रही है या वेव नेचर को शो कर रही है। समझ गए? यस सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस। डी डिस्टेंस कैसे मेजर किया आपने, एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकिल क्रिस्टल के दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस आपने मेजर किया। अब ये 2d sin थीटा इक्वल्स टू क्या लिख दिया हमने, n लैम्डा। ये तुम्हें ध्यान होगा अपन ने डिफ्रैक्शन में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में कुछ इस तरह की इक्वेशंस आ रही थी आपकी पाथ डिफरेंस को लेके, है ना। तो ये पाथ डिफरेंस का मेजरमेंट है दो वेव के बीच में। जो दो वेव मैंने ऊपर बनाया ना, दो लाइन बनाए, एरो बनाए, उनके बीच का पाथ डिफरेंस, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे करेंगी, जहां पे पीक आपको मिल रही थी, तो वो इस कंडीशन को शो करती है। ठीक है, समझ गए? यस सर। बस यही, इतने ही पार्ट से उनका वेव कैरेक्टर एस्टेब्लिश होता है कि दोनों की जो इक्वेशन से जो वैल्यू आई वेवलेंथ की, वो दोनों लगभग सेम है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, बस इसके बारे में ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ गए अभी? अरे समझ गए? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फिर। हाँ, बाकी अब अगली क्लास में।